एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 5, जिसका कि टाइटल है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो इस चैप्टर में हम लोग खनिजों के बारे में बात करेंगे और जो ऊर्जा के संसाधन हैं इंडिया के, उनके बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे। और इसके अलावा पीछे के जो सारे चैप्टर्स हैं क्लास 6 से लेके 10th क्लास के चैप्टर 4 तक मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं एक लाइन से। उसके अलावा इससे पहले भी मैं चैप्टर 10 के सारे चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, पुरानी वीडियोस। लेकिन नए में आप देखना चाहें तो मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो अपने चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स के PDF मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स के। सो बिना किसी देरी के आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है, लाइन बाय लाइन समझेंगे इस चैप्टर का मतलब। सो एनसीईआरटी के ज़्यादातर चैप्टर्स में शुरुआत होता है एक कहानी से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो एक छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है। हेबन कम्स टू गुवाहाटी विथ हिज फादर फ्रॉम अ रिमोट विलेज। सो हेबन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। He sees people getting into strange houses like objects which move along the road. He also sees a kitchen dragging a number of houses along with it. He is amazed and asked his father, "Why don't our houses move like the one we saw in Guwahati, ba?" तो वो लोगों के घरों मतलब घर जैसी थोड़ी अजीब चीज़ों में जाते देखता है लोगों को, जो सड़क पर क्या है चलती रहती हैं। वो एक रसोई को भी बहुत घरों के साथ जाते हुए देखता है। वो आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, हमारे घर में इस प्रकार के नहीं, हमारा घर इस प्रकार से क्यों नहीं चलता है जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा। सो उसके पापा बोलते हैं, "These are not houses, they are buses and trains. Unlike our houses, these are not made of bricks and stones. Metal like iron and aluminum are used in making these. They do not move on their own. They are driven by an engine which needs energy to work." सो उसके पिता बताते हैं उसको कि ये घर नहीं है, ये बस और गाड़ियाँ हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटें और पत्थरों से नहीं बनी हुई। इन्हें बनाने में क्या लगा है, लोहा लगा है, एल्यूमिनियम लगा है, कुछ धातुओं का प्रयोग किया गया है। और ये अपने आप ही नहीं चलती है, इनको चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, और इंजन को चलित करने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। So we use different things in our daily life made from metal. Can you list a number of items used? So क्या है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो धातु से बनी हुई होती हैं। So क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी एक सूची का लिस्ट तैयार कर सकते हैं? और ये धातुएं आखिर आती कहाँ से हैं? So आपने अब मतलब बहुत सारी चीज़ें, आजकल तो हर चीज़ में ही मेटल्स का यूज़ हो रहा है, बहुत सारे नाम दे सकते हैं आप। लिस्ट एक तैयार करिए। यू हैव स्टडीड दैट द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। सो हमने पढ़ा है कि जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है, यानी कि जो ऊपर का परपटी है, वो विभिन्न खनिजों के योग से जो बनी चट्टान है उनसे निर्मित है। मतलब चट्टानों में खनिज भी पाए जाते हैं, तो वही उन खनिजों का हम लोग क्या कहते हैं, शोधन करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, उससे धातुएं निकाली जाती हैं। Minerals are an indispensable part of our lives. Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made from minerals. The railway lines and the tarmac of the roads, our implements and machinery too are made from minerals. So खनिज जो है यानी कि मिनरल्स हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी एक तरह का भाग है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें बात करें, एक छोटी सी सुई की बात करें तो उसमें भी मेटल का यूज़ हुआ है। एक बहुत बड़े आप इमारत की बात करें तो वहाँ पे भी आपको किसी न किसी तरह के खनिज देखने को मिलेंगे। जहाज हो गए, रेलवे लाइंस हो गए, जो पत्थर हो, सड़क के जो पत्थर होते हैं, वो सब क्या है, खनिज है। औजार, मशीन सब खनिजों से बने हुए हैं। कार हो गई, बसें हो गई, रेलगाड़ियाँ हो गई, हवाई जहाज, ये सब क्या है, मिनरल्स यानी कि खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चल रहे हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठान के लिए मिनरल्स का यानी कि खनिज का प्रयोग किया है। A bright smile from toothpaste and minerals. Toothpaste cleans your teeth. Abrasive minerals like silica, limestone, aluminum oxide, and various phosphate minerals do the cleaning. Fluoride, which is used to reduce cavities, comes from mineral fluorite. Most toothpaste are made white with titanium oxide, which comes from minerals called rutile, ilmenite, and anatase. The sparkle in some toothpaste comes from mica.
The toothbrush and tube containing the paste are made up of plastic or from petroleum. Find out where these minerals are found. So मतलब अगर बात करें आप टूथपेस्ट की, तो दंत मंजन क्या करते हैं, आपके दांत को साफ करते हैं. सो इसमें बताया गया है कि किस किस चीज़ों में कौन कौन से मिनरल्स का यूज़ होता है. तो ये पढ़ने वाली चीज़ थी सिर्फ, इसमें क्या समझाऊँ मैं. लाइट बल्ब के बारे में आपको पता करना है. लाइफ प्रोसेसेस कैनॉट ऑकर विदाउट मिनरल्स. सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो खनिज है उनके बिना जीवन प्रक्रिया चल ही नहीं सकती है. हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3 जो हिस्सा है, जो 0.3% भाग ही क्या है, खनिज है. लेकिन फिर भी इसके महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं, मतलब इतने महत्वपूर्ण हैं और गुणकारी हैं ये खनिज कि इसके बिना हम जो 99.7% जो खाने वाले पदार्थ हैं उसका उपयोग करने में क्या होंगे, असमर्थ होंगे. तो भले ही 0.3 ही इनका भाग है प्रतिशत का, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है. What is a mineral? Geologists define mineral as a homogeneous naturally occurring substance which is with a definable internal structure. Minerals are found in varied forms in nature, ranging from the hardest diamond to the softest talc. Why are they so varied? So खनिज क्या है, जो भूवैज्ञानिक यानी कि जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने खनिजों को किस तरह से डिफाइन किया है. खनिज क्या है, एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान जो समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है, मतलब कि होमोजीनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर. खनिज प्रकृति के अनेक रूप में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा और नरम मतलब चूना एक तरह से सम्मिलित है. खनिज इतने विविध क्यों हैं, इतनी विविधता क्यों है मिनरल्स में, देख लेते हैं. चैप्टर कितना बड़ा है उस हिसाब से हम अपनी स्पीड रखेंगे. सो इट्स क्वाइट लार्ज, एक्चुअली इट्स क्वाइट लार्ज, 10 to 14 पेजेस, माय लॉर्ड. ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स. सो आप हमने पहले के चैप्टर्स में या फिर आपने पहले ही रॉक्स के बारे में तो पढ़ा ही है. सो जो चट्टान होते हैं वो खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं, मतलब कि रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजीनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. मतलब कि जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो चट्टानों में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर. चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर जो चट्टानें होती हैं उसमें विभिन्न अनुपात में, मतलब अलग अलग रेशियो में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं. ऑल्दो 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, मतलब 2000 से ज़्यादा मिनरल्स अभी तक पहचाने जा चुके हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज क्या है, बहुतायत में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है. A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical conditions under which the material forms. So एक जो मिनरल होता है विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के जो भौतिक और रासायनिक परिस्थितियां हैं उनका परिमाण है. इसके फलस्वरूप ही जो मिनरल्स होते हैं उनका जो रंग होगा, फिर उनका जो हार्डनेस सॉफ्टनेस होगा, डिपेंड करेगा उनकी चमक, उनका घनत्व और बहुत तरह के विविध क्रिस्टल जो होते हैं वो पाए जाते हैं. जो जियोलॉजिस्ट होते हैं इन्हीं विशेषताओं के आधार पर मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स करते हैं. मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट. जियोग्राफर्स स्टडी मिनरल एज अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडफॉर्म्स. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ इंटरेस्ट टू जियोग्राफर्स. अ जियोलॉजिस्ट हाउएवर इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, देयर एज एंड फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन. सो जो जियोग्राफर्स होते हैं, मतलब कि जो भूगोलविद उनको कहा जाता है, और जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनको भूवैज्ञानिक कहा जाता है. जो जियोग्राफर्स होते हैं वो जो हमारी लैंडफॉर्म्स हैं उनकी बेहतर जानकारी के लिए मिनरल्स का अध्ययन करते हैं, मतलब एक तरह से अर्थ क्रस्ट पे एक अंश के रूप में वो मिनरल्स का अध्ययन करते हैं. जो जियोग्राफर्स होते हैं वे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन और जो मिनरल से कुछ संबंधित आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें ज़्यादा रुचि रखते हैं. लेकिन जो जियोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि जो भूवैज्ञानिक होते हैं वो खनिजों की जो निर्माण प्रक्रिया है, उनकी आयु कितनी है, या खनिजों के जो भौतिक और रासायनिक संगठन है उनसे संबंधित विषयों में वो जानकारी रखते हैं. सो यहाँ पे जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट में डिफरेंस बताया हुआ है, याद रखना है ये चीज़ें. However, for general and commercial purpose, minerals can be classified as under mode of occurrence of minerals. So सामान्य और मतलब एक तरह से कहें तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए खनिज किस मतलब निम्न प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है. सबसे पहले तो खनिजों की उपलब्धता, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स. यहाँ पे एक नीचे फ्लो चार्ट करके दिया हुआ है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी मिनरल्स. बहुत ही अच्छी तरह समझाया. ये फ्लो चार्ट आपको याद कर लेना है जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ है.
Where are these minerals found? Minerals are usually found in ores. The term ore is used to describe an accumulation of any mineral mixed with other elements. The mineral content of the ore must be in sufficient concentration to make its extraction commercially viable. The type of formation or structure in which they are found determines the relative ease with which mineral ores may be mined. सामान्यतः जो मिनरल्स होते हैं वो ओर्स में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य जो अवयव होते हैं या तत्व होते हैं उनके मिश्रण या जो संचयन होता है उनका उसे उसके लिए क्या अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है, ओर शब्द का प्रयोग किया जाता है। माइनिंग का या खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब क्या है ओर्स में खनिजों की यानी कि मिनरल्स का जो संचयन है वो पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण और संरचना पर भी निर्भर करती है। जो माइनिंग सुविधा है इसके मूल्य को निर्धारित करती है। इसीलिए हमारे लिए मुख्य सेल जो समूह हैं उनको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। जो खनिज है मिनरल्स हैं वो प्रायः इन फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में। जो हमने इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हमें पता है। जो इग्नियस और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनमें जो खनिज हैं वो दरारों या फिर जो जोड़ होते हैं या जो भ्रंश होते हैं या विदरों में मिलते हैं। मतलब मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, ऐसे कुछ दरार वगैरह में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे क्या होता है कि भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य अगर बात करें मेजर मेटालिक मिनरल्स की तो जस्ता, तांबा, जिंक, लीड यानी कि सीसा, ये सब कुछ है, याद रखना है। सिराओं और जमाव से ये प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा है इन सेडिमेंट्री रॉक्स नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर इन बेड्स और लेयर्स। अनेक खनिज जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अनेक मतलब क्या बोलें उसको परत जो होते हैं ना, परत में पाए जाते हैं सेडिमेंट्री। अब उसमें क्या था, दरारों में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो पाए जाते हैं, यहाँ पे परतों में पाए जाते हैं मिनरल्स। इनका निर्माण मतलब एक तरह से बात करें तो फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। निक्षेपण, संचयन और जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के जो लौह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक मतलब दबाव पड़े, अत्यधिक उस पर टेम्परेचर हो, उसका परिणाम होता है। और सादी जो चट्टानें यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम क्या है, ये सब इसमें सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेष करके जो ड्राई एरिड टाइप रीजन्स होते हैं उनमें इवेपोरेशन के फलस्वरूप होता है, मतलब कि वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। Another mode of formation involves the decomposition of surface rocks and removal of soluble constituents, leaving a residual mass of withered material containing ores. Bauxite is formed in this way. बात करें अगर खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि क्या है, धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। जो चट्टानों के घुलनशील तत्वों के जो इरोजन होता है, मतलब अपरदन होता है, उसके पश्चात जो ओर्स वाली अवशिष्ट चट्टानें हैं वो रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है, मतलब बाकी सारी चीज़ें इरोड हो गई और जो ओर्स होते हैं वो रह जाते हैं चट्टानों में। फिर आगे बात करते हैं। Certain minerals may occur as alluvial deposits in sands of valley floors and the base of hills. पहाड़ियों के आधार मतलब कि नीचे की बात करें तो और घाटी तल की रेत में जलोढ़ जो alluvial होता है, जो जलोढ़ जो जमाव होता है उसमें भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब कि प्लेसर डिपॉजिट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो मतलब कि पानी के द्वारा वो घर्षित नहीं हुए रहते, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी मिनरल्स को पानी बहा के ले जाती है, इरोड करके ले जाती है, तोड़ देती है, तो ये ऐसे रहते हैं जो घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्रमुख है। The ocean waters contain vast quantities of minerals, but most of these are too widely diffused to be economic significance. However, common salt, magnesium and bromine, महासागरीय जो जल होते हैं उसमें भी विशाल मात्रा में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से जो अधिकांश हैं वो व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता क्या है, कम है। फिर भी सामान्यतः नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्राप्त होते हैं। जो महासागर का तल है उसमें मैग्नीज ग्रंथियाँ यानी कि मैग्नीज नोड्यूल्स बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं।
रैट होल माइनिंग है कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी कि रोचक तथ्य दिया हुआ है। इसमें रैट होल माइनिंग के बारे में बताया गया है। सो पढ़ लेते हैं। डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो क्या आप जानते हैं कि भारत में जो अधिकांश मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो क्या है, राष्ट्रीयकृत हैं, मतलब नेशनलाइज्ड हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा ही उनको निकाला जा सकता है और इनका जो निष्कर्षण है सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। But in most of the tribal areas of the northeast India, minerals are owned by individuals or communities. In Meghalaya, there are large deposits of coal, iron ore, limestone, and dolomite, etc. Coal mining in Juai and Cherrapunji is done by family member in the form of a long, narrow tunnel known as rat hole mining. The National Green Tribunal has declared such activities illegal and recommended that these should be stopped forthwith. कि जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें अधिकांश जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो मिनरल्स हैं उनका स्वामित्व क्या है, व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है, मतलब कुछ कम्युनिटीज़ को वहाँ पे उसका स्वामित्व प्राप्त है। जैसे मेघालय में कोयला और जो आयरन ओर्स हैं, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, इसके बहुत विशाल क्या पाए जाते हैं, निक्षेप यानी कि डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। जोवाई और चेरापूंजी में कोयले का जो खनन है वो परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग बना के उससे किया जाता है, जिसे कि क्या कहते हैं, रैट होल माइनिंग कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन जो ऐसे जो कार्य हैं इलीगल घोषित कर दिया है इनको, मतलब कि अवैध घोषित कर दिया और सलाह दी है कि इसे तुरंत से रोक देना चाहिए। एक आपको यहाँ पे थोड़ा सा और रिसर्च करना है। ओपन पिट माइन उत्खनन और एक क्वेरी एंड एन अंडरग्राउंड माइन विथ शाफ्ट्स, इनमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में आपको पता करना है। तो ये आप गूगल्स पे सर्च करिए, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, जानकारी बढ़ाइए। इंडिया इज़ फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज। तो भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, लेकिन इसका जो वितरण है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो असमान है। मोटे तौर पर जो प्रायद्वीपीय चट्टान में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार क्या हैं, संचित हैं। Broadly speaking, peninsular rocks contain most of the sedimentary rocks on the western and eastern flanks of the peninsula in Gujarat and Assam have most of the petroleum deposits. जो प्रायद्वीपीय के प्रायद्वीप की जो पश्चिमी और पूर्वी जो पार्श्वों पर गुजरात और असम की जो तलछटी चट्टानें हैं उनमें अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। और जो प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक क्या है, अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जो एलुवियल प्लेन्स हैं वहाँ पे आर्थिक महत्व के खनिज के लगभग मतलब वहाँ पे खनिज बहुत कम है। तो मेनली देखिए मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लेटियस एरिया में। ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, पहले क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। प्लेटियस एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। अब हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करेंगे। Always remember that the concentration of mineral in the ore, the ease of extraction and the closeness to the market play an important role in affecting the economic viability of a reserve. Thus, to meet the demand, a choice has to be made between a number of possible options. When this is done, a mineral deposit or reserve turns into a mine. ये बात याद रखने वाली है, हमेशा याद रखना है कि जो ओर्स हैं उसमें खनिज का जो सांद्रण उत्खनन की जो सुगमता है और बाज़ार की जो निकटता है, मतलब बाज़ार से दूरी कितनी है, रिज़र्व की जो वायबिलिटी है, वो सब इन चीज़ें क्या करती है, प्रभावित करती है। इसीलिए मांग की पूर्ति के लिए अनेक जो संभव विकल्प हैं उनमें से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद ही एक खनिज का जो डिपॉजिट होता है, मिनरल डिपॉजिट या रिजर्व, उसको क्या कहते हैं, माइन कहते हैं, खदान में परिवर्तित हो जाता है वो। फेरस मिनरल्स की बात करते हैं, यानी कि जो लौह खनिज इनको बोलते हैं हिंदी में। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। जो लौह खनिज होते हैं वो धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। ये जो धातु शोधन उद्योगों के विकास को क्या कहते हैं, मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी जो घरेलू मांग है उसको पूरा करता है, उसके पश्चात बड़ी मात्रा में जो धात्विक खनिज है उनका हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। आयरन ओर यानी कि लॉ की बात करते हैं। आयरन ओर इज़ द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो आयरन ओर है ये क्या है, एक बहुत ही बेसिक यानी कि आधारभूत खनिज है, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक विकास की ये क्या है, बैकबोन है, यानी कि रीढ़ है, समझ रहे हैं।
इंडिया इज़ इंडोर्ड विथ फेयरली अबेंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। सो भारत में लौह अयस्क जो है वो बहुत ही मतलब अच्छी मात्रा में पाया जाता है। भारत उच्च कोटि के जो लोहांस युक्त लौह अयस्क में धनी है, मतलब अच्छी क्वालिटी का हमारे यहाँ आयरन ओर मिलता है। मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। सो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें से कि 70% क्या लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, चुंबकीय गुण होता है, मतलब कि मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती हैं। और जो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका कि अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, मतलब कि इस्तेमाल हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। वर्ष 2018 से 19 में जो लौह अयस्क का लगभग जो टोटल प्रोडक्शन था वो 97% था। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से ही प्राप्त हुआ था। बाकी का जो 3% था वो अन्य राज्यों से हुआ था। Kudri in Kannada means horse. The highest peak in the western Ghats of the Karnataka resembles the face of a horse. The Bailadila hills look like the hump of an ox and hence its name. सो ये याद रखने का ज़रूरत है कि कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। कन्नड़ के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है और बेलाडीला की पहाड़ियाँ मतलब बैल का जो पीछे हम्प होता है ना वैसा, उससे कुछ मिलती जुलती है, इसीलिए इसका नाम भी ऐसा पड़ा बेलाडीला। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए खदान यानी कि आयरन ओर का एक माइन है, उसका इमेज दिया हुआ है। मेजर आयरन बेल्ट्स की मतलब भारत में जो लौह अयस्क की पेटियां हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। सबसे पहले तो है ओडिशा झारखंड बेल्ट। सो ओडिशा में उच्च कोटि का हेमाटाइट किस्म का जो क्या है आयरन ओर मयूरभंज और केंदुज जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है और इसी से सन्निहित झारखंड के जो सिंहभूम जिले हैं उनमें गुआ तथा नुआ मुंडी से हेमाटाइट अयस्क का खनन भी किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, ठीक है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत में ये पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में बहुत ही ऊंची कोटि का हेमाटाइट पाया जाता है जिसमें कि गुणवत्ता के लौह के 14 डिपॉजिट्स हमें मिले हैं। इसमें इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नेचर फॉर स्टील। तो स्टील बनाने के लिए जो आवश्यक जो सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण है इसमें मिले हैं और इन खदानों का जो आयरन और विशाखापट्टनम पोर्ट से जापान तथा दक्षिण कोरिया को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और बलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी, माय लॉर्ड, इतना हैवी नेम तो ये सब यहाँ पे सारे देखिए डिटेल्स दिए हुए हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें समझाने जैसा तो कुछ है नहीं कि मैं बताऊँ। और उसके बाद है महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट। देन बात करें अगर मैग्नीज़ की, मैग्नीज़ इज़ मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज अलॉय। सो मैग्नीज़ मुख्य रूप से स्टील के विनिर्माण, स्टील को हिंदी में बोलते हैं इस्पात, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में, स्टील बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज़ की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक जो दवाएं होती हैं या फिर पेंट बनाने में भी किया जाता है। और यहाँ पे आपको मैग्नीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्शन दिख रहा होगा, स्टेट वाइज यहाँ पे पाई चार्ट के थ्रू शो किया गया, इसको एक बार ध्यान से देख लेना है। नॉन फेरस मिनरल्स की बात करें तो अलौह जो खनिज हैं, तो सो भारत में जो अलौह यानी कि नॉन फेरस खनिज हैं उनकी संचित राशि और उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन फिर भी ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझते हैं। चलिए, यहाँ पे आयरन और फील्ड्स, आयरन और माइंस, आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, सबका डिस्ट्रीब्यूशन भारत के मैप पे अच्छे से दिखाया गया है। ये पढ़ लेना है क्योंकि मैप से भी क्वेश्चंस आते हैं और 1-2 तो ज़रूर आते हैं इसमें से। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से ज़रूर आते हैं और बाकी नेशनल पार्क वगैरह में से आ लेते हैं, पर ये इसमें से ज़रूर आते हैं, तो याद रखना है इसको।
Copper. India is critically deficient in the reserve and production of copper. Being malleable, ductile, and a good conductor, copper is mainly used in electrical cables, electronics, and chemical industries. The Balaghat mines in Madhya Pradesh, Khetri mines in Rajasthan, and Singhbhum district of Jharkhand are leading producers of copper. So भारत में तांबे के जो भंडार हैं और उत्पादन वो क्रांतिक रूप से बहुत ही कम है। ये क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, तन्य होते हैं और ताप मतलब इनमें ताप सुचालक होते हैं। इसलिए तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदान देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है, ये याद रखना है। झारखंड का जो सिंहभूम जिला है वो वहाँ पे भी तांबे का मुख्य उत्पादक है और राजस्थान के खेतरी खदान जो हैं उनमें भी तांबों के लिए वो प्रसिद्ध है। Bauxite. Though several ores contain aluminium, it is from bauxite, a clay-like substance, that alumina and later aluminium is obtained. सो बॉक्साइट की बात करें तो यद्यपि अनेक जो अयस्क है उनमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम जो सिलिकेट होते हैं उनसे समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टान के विघटन से होता है, डिकम्पोजिशन से होता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ। अच्छा, एल्यूमिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक बहुत हल्का और सुचालक भी होता है। मतलब इसमें ताकत बहुत होती है लेकिन ये हल्का होता है, सो काफ़ी उपयोगी है। इसमें अत्यधिक क्या होता है, मेलिबिलिटी भी पाई जाती है। इंडियाज़ बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू में। तो यहाँ पे कहाँ ये मिलता है वो दिया गया है और उसके बाद एक पाई चार्ट में बॉक्साइट डिपॉजिट्स को भी अच्छे से शो कर दिया गया है, मतलब प्रोडक्शन को भी शो कर दिया गया है स्टेट वाइज, तो ये आप लोग याद रखना है। और ओडिशा वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। सो ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचम पंतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट डिपॉजिट में से एक है। Interesting fact: after the discovery of aluminium, Emperor Napoleon III wore buttons and hooks on his clothes made of aluminium and served food to his more illustrious guests in aluminium utensils, and the less honorable ones were served in gold and silver. बताइए। सो यहाँ पे एक रोचक तथ्य ये दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम की खोज के बाद जो सम्राट नेपोलियन III था, वो अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुए बटन लगाता था, हुक पहनता था, और जो उसके खास मेहमान आते थे उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना परोसता था, और जो मतलब खास नहीं थे उनको सोने और चांदी के बर्तन में खाना मिलते थे। बताइए। सो इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। नॉन मेटालिक मिनरल्स, माइका की बात करते हैं। माइका को हिंदी में कहते हैं अभ्रक, ठीक है, अभ्रक। माइका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। सो ये एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा एक पतरन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में मतलब स्प्लिट आसानी से हो सकता है, मतलब इसकी परतें आसानी से निकाली जा सकती हैं। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। सोचिए, अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग के भी हो सकते हैं। Due to its excellent dielectric strength, low power loss factor, insulating properties, and resistant to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries. इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंसवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधता के कारण जो ये माइका है ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग होने वाले जो बहुत ही ज़रूरी खनिज है उनमें से एक है। माइका के डिपॉजिट छोटा नागपुर पठार के जो उत्तरी पठारी किनारे हैं उनमें पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग जो बेल्ट है इसके अग्रणी उत्पादक हैं। राजस्थान के मुख्य जो माइका उत्पादक क्षेत्र हैं वो क्या है, अजमेर के आसपास हैं। और आंध्र प्रदेश की नेल्लोर जो माइका बेल्ट है वो भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक क्या है, बेल्ट है। अब आगे बात करते हैं हम लोग लाइमस्टोन की। यहाँ पे लाइमस्टोन के लिए भी एक पाई चार्ट दिया हुआ है और अच्छे समझाया गया कौन सा स्टेट का कितना प्रोडक्शन है। लाइमस्टोन को हिंदी में बोलते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये अधिकांशतः क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक क्या है, बहुत ही बेसिक रॉ मटेरियल है। ये मतलब बहुत ज़रूरी है और लौ प्रगलन की भट्टियों के लिए भी अनिवार्य है। मतलब कि जहाँ पे लोहा गलाया जाता है उनके लिए भी ये ब्लास्ट फर्नेस बनाने के लिए अनिवार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे देखिए हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग लिखा गया है, मतलब दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द एफर्ट्स ऑफ द माइनर्स मेक इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर यू? व्हाट आर द impacts of mining on the health of the miners and the environment? The dust and noxious fumes inhaled by the miners make them vulnerable to preliminary diseases. The risk of collapsing mine roofs, inundation and fires in coal mines are a constant threat to miners. So आपको पता है जो ये माइनिंग हो रहा है, इतना खनन हो रहा है, इसमें कितने जोखिम और खतरे होते हैं। मतलब जो माइनिंग करते हैं जो लोग, वो आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए वो कैसे कैसे प्रयास करते हैं, ये आपने कभी सोचा है? और इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो लगातार उनके नाकों से फेफड़ों में धूल जाते रहता है और हानिकारक धुआं जाते रहता है उनके फेफड़ों में। इससे कई संबंधी बीमारियाँ होती हैं उनको फेफड़ों से संबंधित। और खदान की जो छत है वो भी गिर जाती है कभी कभी सैलाब आ जाता है। और कोयले की खदानों में तो आग भी लग जाती है। आप मतलब यूट्यूब पे देखिएगा कि झारखंड में जो कोयले की खदान है उसमें मतलब कहीं अंदर ही अंदर आग जल रही है, कहीं पे भी आपको धुआं दिखेगा, कहीं पे भी आग जलते हुए दिखेगा। सो ये खतरे होते हैं श्रमिकों को। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जो जल स्रोत होता है वो क्या होता है, संदूषित हो जाता है। मतलब कि आप यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, उधर जो पॉन्ड होता है, जो भी कुछ होता है, वो सब दूषित हो जाता है, वहाँ का पानी उपयोग लायक नहीं रह जाता है। और क्या है, खदान क्षेत्रों में खनन के कारण, ये तो मैंने बता दिया। एंड द वाटर सोर्सेज, यस, ये मतलब डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ। और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं तथा जो खनिज तरल के मलबे होते हैं वो क्या होते हैं, उनको अगर मिट्टी पे भी डाल दिया जाए तो वो मिट्टी के थ्रू क्या होता है, मिट्टी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसके बाद वो बारिश होगी, फिर वो बारिश के थ्रू पानी के साथ बहते हुए वो जाके किसी नदी में मिल जाएंगे, किसी तालाब पोखरे में मिल जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, मिट्टी में भी वो सब पदार्थ फैल गए और पानी में भी फैल गए। तो अब आप कोई फसल उगाइएगा या फिर कुछ भी, तो वो आपके फसलों में भी जाएगा और पीने के पानी तो दूषित हो ही चुका है। ये मैंने कर दिया, यस। Stricter safety regulations and implementation of environment laws are essential to prevent mining from becoming killer industry. So वो जो पेपर का कटिंग दिया हुआ है वो आप लोग को खुद से पढ़ना है और वो पढ़ना ज़रूरी है, आप लोग को पढ़ना चाहिए वो। सो खनन को घातक उद्योग यानी कि किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। अब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की, खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता, ठीक है, निर्भरता सुप्रेक्षित है। मतलब कि उस पर हम लोग निर्भर हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। खनन योग्य जो डिपॉजिट्स होते हैं उनकी कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात जो मतलब लैंड है हमारा उसका 1%। We are rapidly consuming mineral resources that required millions of years to be created and concentrated. जिन खनिज संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष का समय लगा है, हम उनका बहुत ही ज़्यादा शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। The geological processes of mineral formation are so slow that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of consumption. Mineral resources are therefore finite and non-renewable. Rich mineral deposits, however, are countries extremely valuable but short-lived possessions. Continued extraction of ores lead to increasing cost as minerals extraction come from greater depth along with a decrease in quality. सो क्या कह रहा है यहाँ पे कि खनिज हमारे पास क्या है, बहुत ही कम है। उनका जो निर्माण है वो भूगर्भिक प्रक्रियाओं से होता है और वो इतनी धीमी है कि मतलब उनका फिर से रिन्यू होना, पुनर्भरण होना वो बहुत ही मतलब अगर देखा जाए आज के जिस दर से हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ना के बराबर है। जो समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक क्या है, मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अगर हम लोग इसका सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग मुँह ताकते रह जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। A concentrated effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. Improved technologies need to be constantly. तो यहाँ पे किस तरह से हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं मिनरल्स का, वो यहाँ पे दिया हुआ है।
कि मतलब एक तरह से खनिज संसाधनों को सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से यानी कि सस्टेनेबल तरीके से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। जो निम्न कोटि के जो अयस्क हैं ओर्स हैं उसका कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का जो है वो हमें पुनः चक्रण यानी कि रीयूज़, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य जो प्रतिस्थापन है उनका उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के क्या हैं कुछ उपाय हैं। अब बात करते हैं हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधनों के बारे में। एनर्जी जो है वो सारे जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं उसके लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। खाना पकाने में हो गया या फिर हम लोग बल्ब जलाते हैं रोशनी के लिए, पंखा चलाते हैं, सब में क्या लग रहा है एनर्जी लग रहा है। गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं एनर्जी से चल रही है। उद्योग कैसे चल रहे हैं, जो मशीन है वो कैसे चल रहे हैं एनर्जी से चल रहे हैं। एनर्जी क्या है बहुत ही आवश्यक चीज़ है। Energy can be generated from fuel minerals like coal, petroleum, natural gas, uranium and from electricity. ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो सकता है? ईंधन खनिजों के द्वारा हो सकता है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो प्राकृतिक गैस होता है उससे हो सकता है, यूरेनियम से हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से किया जाता है। जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको ट्रेडिशनली और कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे ऊर्जा संसाधन हैं उनको हम लोग कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत और नॉन कन्वेंशनल यानी कि गैर परंपरागत साधनों में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं यानी कि बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उसमें क्या क्या आता है, लकड़ी, गोईठा होता है, जो गोबर का जो गोईठा उपले भी बोलते हैं उसको, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो गया और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। Non-conventional sources include solar, wind, tidal, geothermal, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब कि परंपरागत रिसोर्सेज में क्या क्या आता है वो हमने देखा। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जो हमारे टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ज्वार भट्टा से वो हो गया। जो हमारा जियोथर्मल एनर्जी है मतलब धरती की जो भूताप है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो हो गया, बायोगैस हो गया, और जो न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा, ये सब किस में आते हैं, नॉन कन्वेंशनल में आते हैं। हमारे जो गांव वाले इलाके हैं उसमें भारत में लकड़ी और उपले क्या बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं एनर्जी रिसोर्स, खाना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। एक एस्टिमेशन अनुमान के अनुसार जो गांव के घर हैं उनमें आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक कहाँ से आता था, लकड़ी और उपले से ही प्राप्त होता था। लेकिन अब घटते जो हमारा वन क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट एरिया वो घटते जा रहा है, इसके कारण क्या है, इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का मतलब उपभोग हो रहा है, जिससे कृषि में प्रयोग किया जाता है या जा सकता है। अब एक एक करके कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोयला की। तो भारत में कोयला बहुत तायत में पाने जाने वाला क्या है, एक ईंधन है, और ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को मतलब पूरा करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अपना निभाता है। मतलब बहुत सारी जो हमारी रिसोर्सेज की जो नीड्स हैं वो कैसे पूरी होती है, कोल के थ्रू। It is used for power generation to supply energy to industry as well as for domestic needs. India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirements. इसका उपयोग किस लिए होता है, ऊर्जा उत्पादन, और जो हमारे उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर जो हमारी घरेलू कुछ ज़रूरतें हैं उसके लिए भी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसकी आपूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कोयला का। भारत अपनी जो कमर्शियल जो रिसोर्सेज की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए मुख्यतः किस पे निर्भर है, कोयले पे निर्भर है। As you are already aware that coal is formed due to the compression of plant material over millions of years. Coal therefore is found in a variety of forms depending on the degree of compression and the depth and time of burial. Decaying plants in swamps produce peat, which has a low carbon and high moisture contents and low heating capacity. Lignite is a low-grade brown coal which is soft with high moisture content. The principal lignite reserves are in Neyveli in Tamil Nadu and are used for generation of electricity. क्या है कि हम लोग पहले से जानते हैं कि कोयला का निर्माण कैसे होता है। जब डेड डिकेइंग ट्रीज या एनिमल्स दब जाते हैं, बहुत लाखों वर्ष लग जाते हैं कोयले के निर्माण होने में,
तो जो डिग्रीज़ ऑफ कंप्रेशन होता है, जो गहराई होती है, जितना मतलब गहरा कोयला पाया जा रहा है, या फिर जो दबने का समय होता है, उसके आधार पर कोयला क्या है अनेक रूपों में पाया जाता है। जो दलदल होते हैं उसमें कुछ अगर पेड़ पौधे जो क्षय हो जाते हैं, जो दब जाते हैं, उससे क्या बनता है, पीट बनता है, जिसमें कम कार्बन और नमी की क्या होती है, मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और निम्न ताप क्षमता होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें हीटिंग कैपेसिटी नहीं होती है। सो लिग्नाइट क्या है, एक निम्न कोटि का क्या है, कोयला ही है, भूरा कलर का कोयला होता है। ये मुलायम होने के साथ साथ अधिक ये मुलायम होता है बहुत ज़्यादा, और उसी के साथ साथ ये अधिक इसमें नमी भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है। लिग्नाइट के जो प्रमुख भंडार हैं वो कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु के नेवली में मिलते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में उपयोग किया जाता है। Coal that has been buried deep and subjected to increased temperatures is bituminous coal. So वैसा कोयला जो कि गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित हो, उसको क्या कहा जाता है, बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। सो कमर्शियल यूज़ में ये क्या है, सबसे ज़्यादा कहें तो लोकप्रिय है। और बात करें तो मेटलर्जिकल कोल इज़ हाई ग्रेड बाइटुमिनस कोल विच हैज़ अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। एंथ्रासाइट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। सो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला क्या है, कठोर कोयला है। मतलब कोयला जितना ये पढ़ के आपने समझा होगा, कोयला जितना ही कठोर होगा वो उतना ही अच्छी क्वालिटी का होगा। सो भारत में कोयला दो प्रमुख जो हम कह सकते हैं रॉक सीरीज़ यानी कि मेन जियोलॉजिकल एजेस के दो रॉक सीरीज़ में पाए जाते हैं। सो दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के जो रॉक सीरीज़ यानी कि शैल क्रम है उसमें पाए जाते हैं। एक तो है गोंडवाना जिसकी आयु 2 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा क्या है, टर्शियरी निक्षेप है जो कि लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो कि एक क्या है, मेटलर्जिकल कोल है। इसके प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी है, दामोदर वैली, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित हैं। ये सब देख रहे हैं आप, झारखंड और पश्चिम बंगाल वाला एरिया है जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। यहाँ पे एक मैप दिया गया है, इसमें कोल फील्ड्स, कोल माइंस और ऑयल फील्ड्स के बारे में सारी जानकारी दी गई है, कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ट्रायंगुलर ब्लैक ट्रायंगल है वो सब क्या है, वो कोल माइंस है। तो झारखंड में आप देख सकते हैं 2 कोल माइंस हैं, एक जो रानीगंज अभी हमने पढ़ा वो वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा जो ऑयल फील्ड्स हैं, रेड डॉट जो है वो जितने भी हैं सब ऑयल फील्ड्स हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली के आसपास वाले इलाके में कितने सारे ऑयल फील्ड्स हैं। सो इसको एक बार अच्छे से देख लेना, नॉर्थ ईस्ट में भी देख लेना है। इसके अलावा जो टर्शियरी कोयला होता है वो इसका जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि मेघालय हो गए, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। ये बात याद रखना है कि कोयला क्या एक बल्की मटेरियल है, ठीक है, जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि ये राख में बदल जाता है प्रयोग करने के बाद। इस कारण जो भारी उद्योग है तथा जो क्या कहते हैं उसको, थर्मल पावर स्टेशंस हैं, वो कहाँ है, उसके निकट ही स्थापित किए जाते हैं क्योंकि इसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, बहुत दूर तक इसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है, तो इसीलिए। अब हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज़ द नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। सो भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का जो दूसरा प्रमुख साधन है वो क्या है, पेट्रोलियम है, या जिसको हम लोग खनिज तेल भी कहते हैं। ये जो है हीट और लाइट के लिए, इट प्रोवाइड्स हीट एंड लाइटनिंग, ठीक है, ये हीट और लाइट के लिए ईंधन, मशीनों को एक तरह से क्या कहें तो लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे विनिर्माण उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है कच्चा माल के रूप में। जो तेल शोधनशालाएँ हैं एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर्स एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ये एक तरह से नोडल इंडस्ट्री का काम करती है, मतलब कि नोडीय बिंदु का काम करती है, क्योंकि इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, इस पे डिपेंडेंट है एक तरह से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑकरेंसेज इन इंडिया आर एसोसिएटेड विथ एंटीसिक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप इन द रॉक फॉर्मेशंस ऑफ द टर्शियरी एज। सो भारत में जो अधिकांश पेट्रोलियम की जो उपस्थिति है वो टर्शियरी युग की जो रॉक्स हैं, जो सेल संरचनाएं हैं, उनके अपनति और भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है, मतलब कि एक तरह से ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेश में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ पे क्या है, उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है।
जो अपफोल्ड का क्रेस्ट होता है उसमें क्या होता है, ये तेल पाए जाते हैं, ट्रैप हुए रहते हैं, वहीं से ये पाए जाते हैं। द ऑयल बियरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाई इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर्स। सो क्या होता है कि तेल धारक परत जो है वो संदर्भ चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है, जिसमें से कि क्या तेल प्रवाहित हो सके, फ्लो कर सके। जो मध्यवर्ती इंटरवेनिंग नॉन पोरस कुछ लेयर्स होती हैं, जिससे कि क्या होता है, तेल को ऊपर उठने और नीचे रिसने से वो रोकती हैं। सो पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। ठीक है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण क्या है, पेट्रोलियम के ऊपर ही पाई जाती है। सो पेट्रोलियम नेचुरल गैस एक ही जगह पाया जाता है, याद रखिएगा। मुंबई हाई, गुजरात, आसाम और मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शंस। तो यहाँ पे कुछ जगहों के नाम दिए हुए हैं, ये आप खुद से पढ़िएगा और इसको याद रखने की आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस के बारे में। सो नेचुरल गैस का भंडार पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है, और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो ये क्या होता है, जो नेचुरल गैस होता है ये रिलीज हो जाता है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है, और इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, फिर उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य से किया जाता है। रासायनिक केमिकल हो गया, और जो हमारे फर्टिलाइजर्स वाले उद्योग हैं उसमें कच्चे माल के रूप में या फिर परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, नेचुरल गैस का। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय जो शहर गैस वितरण है COD नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन यानी कि CNG और घरों में खाना पकाने के लिए PNG के रूप में ही उभर रहा है। सो ये एक तरह से हम लोग नेचुरल गैस के ऊपर ज़्यादा अब ये फोकस कर रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया, और ये अब कहाँ कहाँ पाया जाता है यहाँ पे ये दिया हुआ है। सो भारत में प्रमुख गैस भंडार कहाँ है, मुंबई हाई और अन्य संबद्ध क्षेत्र मतलब कि पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है। सो गेल GAIL गेल इंडिया के द्वारा निर्मित जो क्या है, पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तर भारत में विभिन्न जो फर्टिलाइजर्स, जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज हैं, जो औद्योगिक परिसर हैं, उनसे क्या किया है, जोड़ा है। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की है। कुल मिलाकर भारत के जो गैस हैं बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक यानी कि 10 गुना से अधिक हो गया है। और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसके साथ साथ देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने की संभावना है। सो किस तरह से हम इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे ये डेटा के थ्रू शो किया गया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि विद्युत की। सो जो हमारा अभी का विश्व है, जो आधुनिक विश्व है, इसमें क्या है कि हम लोग एक तरह से पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। डेली हमारे जो एनर्जी रिसोर्स का यूज़ है उसमें सबसे बड़ा भाग क्या जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का जाता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। एक तो होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, ठीक है, और दूसरा होता है ईंधन से उत्पन्न की जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर जो ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है, मतलब कि सब इलेक्ट्रिसिटी एक जैसी ही होती है, अलग अलग नहीं होती। और फिर तेज़ बहते जल से जो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं वो एक नवीकरण योग्य संसाधन है, मतलब कि रिन्यूएबल है। सो इसके लिए बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स आपको याद रखने हैं, भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना, ये सब आपको याद रखने हैं। फिर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाए। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से जनरेट की जाती है। जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, पावर स्टेशंस हैं, वो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल्स फ्यूल्स का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे एक और मैप दिया गया है, यहाँ पे न्यूक्लियर और थर्मल जो पावर प्लांट्स हैं उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। सो आप देख सकते हैं जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं वो हैं थर्मल पावर प्लांट, और जितने भी रेड ट्रायंगल्स हैं वो सब हैं न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ पावर प्लांट्स। तो ये सबको याद रखने हैं आपको।
अब हम लोग बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। हमने परंपरागत जो एनर्जी रिसोर्सेज थे, ऊर्जा संसाधन थे, उसके बारे में बात कर लिया, पर जो गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है उनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। जो हमारा रिसोर्सेज का उपभोग है, जो ज़रूरत है, जो हम लोग का कंजम्पशन है, वो दिन प्रतिदिन क्या बढ़ते जा रहा है। कोयला, तेल और गैस जैसे जो जीवाश्मी ईंधन है, इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है। गैस और तेल की बढ़ती कीमतों और इनकी संभाव्य कमी, मतलब एक लिमिटेड है ये लोग, आप सभी जानते हैं, और इनको बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। तो एक तरह से इनकी कमी है और इनकी कीमत बढ़ते जा रही है। इससे क्या है कि भविष्य में अगर हम लोग देखें तो एनर्जी का जो हमारा कंजम्पशन है उसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इन पे डिपेंडेंट हम लोग नहीं रह सकते हैं। इसीलिए नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, जैविक ऊर्जा हो गया, अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा हो गया, इसके उपयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ऊर्जा के क्या है, नॉन कन्वेंशनल साधन कहलाते हैं। ठीक है, भारत धूप, जल और जीवाधार साधनों में समृद्ध है, मतलब कि अच्छे खासे हमारे पास जगह है जहाँ पे धूप अच्छे से आती है, पानी की हमारे पास आपूर्ति है, जिससे कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। ये सब हमारे पास है। बायोमास भी हम लोग बना सकते हैं। तो न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स, तो जो एटॉम्स होते हैं उनकी संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो जो ऊष्मा होती है उसके रूप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है, और इसका उपयोग फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत जो रेंजेस हैं, अरावली माउंटेन रेंजेस, उसमें पाया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है, परमाणु यानी कि न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी बनाने में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी क्या है, सौर ऊर्जा। भारत क्या है, एक उष्णकटिबंधीय देश है, यानी कि ट्रॉपिकल कंट्री। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोग इसका यूज़ किया जा सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ अच्छी खासी हैं। फोटोवोल्टाइक जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा क्या होता है कि धूप को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित किया जाता है। भारत के जो ग्रामीण और जो सुदूर क्षेत्र होते हैं, जो खाली क्षेत्र होते हैं, जहाँ पेड़ पौधे थोड़े कम रहेंगे, वहाँ पे सौर ऊर्जा तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। या फिर मतलब जहाँ पे अच्छा खासा मतलब धूप को आने में कोई रुकावट नहीं हो रही, वैसे क्षेत्रों में इसका बहुत उपयोग किया जा सकता है। सोलर पैनल्स आपने बहुत देखे होंगे गाँव में, स्ट्रीट लाइट्स में आपने सोलर पैनल का यूज़ देखा होगा। ये एक तरह से इसका अब यूज़ बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी की कमी है थोड़ी, वरना ये और तेज़ी से भी हो सकता है, और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से जो ग्रामीण घर हैं उसमें जो उपले और लकड़ी पे जो निर्भरता थी उसको कम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी, क्योंकि कृषि में जो खाद्य है वो गोबर से बनाया जा सकता है, पर गोबर का उपयोग उपले करके फिर उसका एनर्जी में यूज़ किया जा रहा है। एक तरह से वो हम लोग बचा सकते हैं कृषि के लिए। विंड पावर की बात करें तो जैसा कि हमने सोलर की बात की, वैसे ही भारत में जो पवन ऊर्जा है उसके उत्पादन की क्या है, महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम जो हैं वो पेटी, वो कहाँ है, तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक ये इस्टेब्लिश किए हुए हैं, लोकेटेड हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण क्या है, पवन ऊर्जा के फार्म्स हैं। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बायोगैस की। जो ग्रामीण इलाके होते हैं उसमें झाड़ियाँ हो गई, जो कृषि से कुछ कृषि करने के बाद जो फार्म वेस्ट बचता है वो सब हो गया, पशु और मानव जनित जो अपशिष्ट होते हैं, हमारा जो ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, वो सब क्या है, उसके उपयोग से घरेलू हमारे उपभोग के लिए बायोगैस उत्पन्न की जाती है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनके डिकम्पोजन से क्या होता है, गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय सक्षमता क्या है, मिट्टी के तेल, जो गोईठा हो गए, चारकोल की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप एट म्यूनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स पे सेटअप किया जा रहा है। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स। जो गोबर का इस्तेमाल करके जहाँ पे बायोगैस बना जा रहा है उसको गोबर गैस प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। दिस प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स टू द फार्मर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर। बायोगैस इज फार बाई मोस्ट काउ डंग, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, फूड एंड काउ डंग्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। ये उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों और लकड़ी को जलाने से जो होने वाले वृक्ष है,
होने वाले नुकसान है जो वृक्षों को हो रहे हैं उसको भी रोकता है। टाइडल एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि ज्वारीय जो ऊर्जा है, सो महासागर से जो तरंगें निकलती हैं उसका प्रयोग क्या किया जाता है, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जा सकता है। जो संकरी खाड़ी होती है उनके आर पार बाढ़ द्वारा बांध बनाए जाते हैं। फिर जो उच्च ज्वार होता है, इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। फिर बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इस रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। मतलब एक टरबाइन फिट रहता है जहाँ से कि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। भारत में जो गल्फ ऑफ खंबात है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी है, पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में जो टाइडल एनर्जी है उसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की क्या है, आदर्श कुछ दशाएं उपस्थित है। मतलब ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हम अच्छे से उत्पन्न कर सकते हैं, हमारे पास वो सब लोकेशंस उपलब्ध हैं। अब जियोथर्मल एनर्जी की बात करें, यानी कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उनसे जो ताप है उसका प्रयोग करके जो विद्युत मतलब यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये जियोथर्मल एनर्जी इसलिए हमारे क्या कहते हैं एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हीट बढ़ते जाती है। जहाँ भी जो हमारी जियोथर्मल where the geothermal gradient is high temperatures are found at shallow depths। सो जहाँ पे हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट अधिक होता है वहाँ पे जो उथली गहराई होती है उसमें भी तापमान क्या होता है, अधिक पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जो हमारे भूमिगत जल चट्टान से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। ये इतना तप हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है कि ये पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और ये भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसी भाप का उपयोग किस लिए किया जाता है, टरबाइन को चलाने में और इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में किया जाता है। सो भारत में बहुत सारे क्या है हॉट स्प्रिंग्स हैं जिसका विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की भी बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। सो एनर्जी रिसोर्सेज की कंजर्वेशन की क्यों आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा क्या है, एक बहुत ही आधारभूत आवश्यकता है और ये मतलब हर सेक्टर में एनर्जी का कहीं ना कहीं कंजम्पशन हो ही रहा है, एनर्जी पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। सो जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म करते हुए एनर्जी का प्रोडक्शन करना ये बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा कंजम्पशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और जो हमारे वैसे जो कुछ कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, उनकी कमी है हमारे पास। तो इसलिए अब हमें नॉन कन्वेंशनल की ओर शिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रयास किया लेकिन अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं और हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की कमी है, कहीं ना कहीं हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, वरना अभी तक हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि हम लोग बहुत इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन अभी आगे हमें इसमें और काम करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नॉन कन्वेंशनल की तरफ शिफ्ट होने की आवश्यकता है। सो यही इसमें हमने पढ़ा है इस चैप्टर में और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं और इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अगले वीडियो में आ जाएंगे। नोट्स चाहिए होंगे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर ऑफिशियल, वहाँ आपको इसका नोट्स का PDF भी मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।